चलिए, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे 10 to 100 यानी 10 क्वेश्चन से कैसे 100 क्वेश्चन करना है, ये आज हम लोग पढ़ेंगे। और आज हम आपको बताएंगे मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 10 और 10 क्वेश्चन से 100 क्वेश्चन आपको हम नोट करा देंगे। जल्द से कॉपी कलम निकाल लीजिए। और आज आपका जो क्लास है बहुत बेस्ट होने वाला है और 100 प्लस हो जाएगा। और जो भी क्वेश्चन होगा मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। और कॉपी कलम जल्द से जल्द निकाल लें। अरे हम वो नहीं जो झुक जाएंगे, हम वो नहीं जो झुक जाएंगे, समय आएगा तो सबको बताएंगे, समय आएगा तो सबको बताएंगे। हम तो लक्ष्य पाना जानते हैं, हम तो लक्ष्य पाना जानते हैं। जब वक्त आएगा तो सबको दिखाएंगे, जब वक्त आएगा तो सबको दिखाएंगे। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। चलिए अब अगला क्वेश्चन चलते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, तो आपका पहला क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पर। और क्वेश्चन ये है कि सबसे सबसे प्राचीन वेद कौन सा वेद है? सबसे प्राचीन वेद कौन सा वेद है? ये जो क्वेश्चन है एसएससी 2018 में पूछा गया है। ऑप्शन आपके पास है सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद। आपको बस 10 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। आप कॉपी में नोट क्वेश्चन का जो आंसर है टिक कर ले। 10 सेकंड आपको दिया जाएगा, क्वेश्चन का आंसर टिक कर ले। और चलिए, तो इसका जो आंसर होगा सबसे प्राचीन वेद कौन सा वेद है? तो सबसे प्राचीन वेद जो है ऋग्वेद है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा वेद है? तो ऋग्वेद है। क्वेश्चन इससे और भी आ सकता है, हमको बता दें। ऋग्वेद से आ सकता है गायत्री मंत्र। गायत्री गायत्री मंत्र जो है किस वेद में पाया जाता है? याद कर लीजिएगा, गायत्री मंत्र जो है किस वेद में पाया जाता है? तो ऋग्वेद में पाया जाता है। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है? मंडलों की जो संख्या है, मंडलों की जो संख्या है 10 है। इस चीज को याद रखिएगा। और 9वें मंडल में किसका उल्लेख है? 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। देवता सोम का उल्लेख है। और एक चीज और लिखिएगा, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद और सबसे बाद का वेद जो है ऋग्वेद ही है। अगला है यजुर्वेद। देखिए, यजुर्वेद किसे बोलते हैं? तो आपको ऑलरेडी मालूम होगा, गद्य एवं पद वाला जो वेद है, गद्य एवं पद वाला जो वेद वाली वेद को यजुर्वेद बोलते हैं। गद्य एवं पद वाला वेद क्वेश्चन आता है कि गद्य एवं पद वाला वेद कौन सा है? तो यजुर्वेद है। बात करें अथर्ववेद का, तो अथर्ववेद से ज्यादातर क्वेश्चन आता है कि व्यापार, प्यार, जादू, उसके बाद आ जाएगा आपको कृषि इत्यादि, बहुत सारी चीजें। आदि जो है किससे संबंधित है? तो ये जितने भी संबंधित है, ये क्या है? अथर्ववेद से संबंधित है। किससे संबंधित है? अथर्ववेद से संबंधित है। इस चीज को याद रखिएगा। और सामवेद का मतलब ही होता है संगीत का जनक। संगीत का जनक किसे कहा जाता है? तो संगीत का जो जनक है सामवेद को कहा जाता है। तो जनरली जो अपने पास वेद है वो 4 वेद है: सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और सभी का जो मेन इंपोर्टेंट पॉइंट है हमने लिख दिया है। सामवेद संगीत का जनक, अथर्ववेद व्यापार, जादू, प्यार, मोहब्बत, कृषि इत्यादि जितने भी चीज है वो अथर्ववेद में आते हैं। यजुर्वेद को जो है हम लोग गद्य एवं पद वाला वेद बोलते हैं। और ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। और गायत्री मंत्र का उच्चारण जो रचना है कौन थे? विश्वामित्र जी ने किए थे। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या 10 है और देवता सोम का जो उल्लेख है 9वें मंडल में है। देखिए, इससे और भी क्वेश्चन आपको मिल सकता है। जनरली इस क्वेश्चन में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। जब नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन जब आएगा तो फिर इससे अदर जो क्वेश्चन होगा वो हम लोग पढ़ेंगे। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आप चलते हैं। चलिए, तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन बोर्ड पर आ चुका है। और क्वेश्चन ये है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वंश की स्थापना किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वंश की स्थापना किया था? ऑप्शन आपके पास एक में है शुंग वंश, बी में है आपका मौर्य वंश, सी में है कुषाण वंश और डी में है शक। शक एक तरह से वंश नहीं है, एक तरह से जनजाति है जो मध्य एशिया से आए थे, आपको हम बताएंगे। चलिए, तो आपको इसमें से जो है आंसर चूज करना है। 10 सेकेंड आपको दी जाएगी, तो जल्दी फास्ट कीजिए।
चलिए, तो आपका समय बिल्कुल खत्म हो चुका है। तो चंद्रगुप्त मौर्य, देखिए यहाँ पर मौर्य दिया हुआ है। मौर्य का मतलब ये हुआ कि इन्होंने जो स्थापना किया होगा जिस वंश का, वो कौन सा वंश होगा? मौर्य वंश होगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वंश की स्थापना किया? तो मौर्य वंश बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। और किस वंश को हराकर मौर्य वंश की स्थापना किया? तो नंद वंश को हराकर मौर्य वंश की स्थापना किया। अभी हम आपको बताएंगे। तो चलिए, जब मौर्य वंश की बात आती है तो मौर्य वंश से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। मौर्य वंश से रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं कुछ। मौर्य वंश जो है नंद वंश को हराकर मौर्य वंश की स्थापना किया। किसको हराकर? तो नंद वंश को हराकर मौर्य वंश की स्थापना किया। तो नंद वंश का जो शासक था वो कौन था? घानानंद जो था वो क्या था? नंद वंश का अंतिम शासक था। घानानंद नंद वंश का अंतिम शासक था। और इसको किसने हराया था? तो इसको हराए थे चंद्रगुप्त मौर्य ने। घानानंद का अंतिम नंद वंश, इसमें एक चीज ये कर देते हैं, नंद वंश का अंतिम शासक, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो घानानंद। याद रखिएगा, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो घानानंद। और घानानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराकर क्या किया था? मौर्य वंश की स्थापना किया था। मौर्य वंश का प्रधानमंत्री कौन था? मौर्य वंश का प्रधानमंत्री कौन था? तो चाणक्य थे। चाणक्य का नाम आप लोग सुने होंगे, चाणक्य थे। और चाणक्य को ही विष्णुगुप्त, कौटिल्य ये बोलते हैं। कौटिल्य लिख देते हैं, विष्णुगुप्त आप लिख लीजिएगा। और चंद्रगुप्त का जो प्रधानमंत्री था, यानी मौर्य वंश का प्रधानमंत्री जो थे वो चाणक्य थे। चाणक्य को विष्णुगुप्त, कौटिल्य के नाम से जाना जाता है। और चाणक्य ने ही अर्थशास्त्र नामक पुस्तक का, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखे थे, जो किस पर आधारित था? अर्थशास्त्र जो पुस्तक था, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो चाणक्य ने लिखे थे। और अगला इससे क्वेश्चन और आपको जानना है तो हमको बता दे कि चंद्रगुप्त मौर्य का चंद्रगुप्त मौर्य ने किस धर्म की शिक्षा ली थी? तो जैन धर्म की। याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस धर्म की शिक्षा ली थी? तो जैन धर्म की। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जैन गुरु, क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछता है, चंद्रगुप्त मौर्य का जैन गुरु कौन थे? तो भद्रबाहु थे। भद्रबाहु कॉपी में नोट करते चलिए। भद्रबाहु, चंद्रगुप्त का जैन गुरु जो थे वो थे भद्रबाहु थे। चंद्रगुप्त मौर्य का जैन गुरु जो थे वो थे कौन? भद्रबाहु। और चंद्रगुप्त जो है अंतिम मतलब मृत्यु। चंद्रगुप्त का अंतिम दिन कहाँ बीता था? तो श्रवण बेलगोला में इनका अंतिम दिन बीता था। श्रवण बेलगोला जो है वो अभी है कहाँ? तो कर्नाटक राज्य में है। कर्नाटक राज्य में श्रवण बेलगोला है।
अब इसको एक बार और क्लियर कर ले जल्दी से। नंद वंश को हराकर मौर्य वंश की स्थापना किया गया। क्वेश्चन एग्जाम में पूछ देगा कि मौर्य वंश के जो शासक है चंद्रगुप्त मौर्य किस वंश को हराकर मौर्य वंश की स्थापना किया, तो नंद वंश का। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था, घानानंद, और घानानंद को भी चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था। मौर्य वंश का प्रधानमंत्री कौन था, तो चाणक्य थे, जिनका नाम विष्णुगुप्त कौटिल्य के नाम से जाना जाता है, और उन्होंने एक अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखा था जो राजनीतिक पर आधारित था। इस चीज को याद रखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य का जैन गुरु कौन थे, तो भद्रबाहु थे। क्वेश्चन पूछता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किस धर्म की शिक्षा ली थी, तो जैन धर्म की शिक्षा ली थी। और चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म की शिक्षा किसने दी थी, तो भद्रबाहु ने दी थी। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त का अंतिम दिन कहाँ मिला, तो श्रवणबेलगोला। अंतिम दिन का मतलब हुआ चंद्रगुप्त की मृत्यु कहाँ हुई, तो श्रवणबेलगोला में हुई, जो कहाँ है, कर्नाटक में है। इस चीज को नोट कर ले और स्क्रीनशॉट ले ले या कॉपी में नोट कर ले। अब आ रही है कुषाण से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। कुषाण से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। कुषाण वंश का जो संस्थापक था, जिसे फाउंडेशन बोलते हैं, संस्थापक, वो कौन था, कुजुल। चंद्रगुप्त का कुषाण वंश का जो संस्थापक था वो था कुजुल कडफिसेस। ये था कुषाण वंश का संस्थापक। अगला जो इसका क्वेश्चन है, इसकी राजधानी कहाँ थी, तो राजधानी की बात करें तो राजधानी आपको बता दे, राजधानी इसकी दो थी। प्रथम राजधानी जो थी वो फिरोजपुर थी। कहाँ थी, फिरोजपुर थी। और दूसरी जो राजधानी थी वो थी मथुरा। दूसरी जो राजधानी थी वो थी मथुरा। राजधानी इसकी दो थी, प्रथम राजधानी आपको फिरोजपुर, दूसरी राजधानी जो थी वो थी मथुरा। और इसी के शासन, इसका जो महान शासक था वो था कनिष्क। इसका जो महान शासक था, शासक कौन था, तो इसका महान शासक था कनिष्क इसका महान शासक था। और इसी ने शक संवत चलवाया था। शक संवत कब, 78 ईस्वी में शक संवत चलाया था। इस चीज को याद रखिए, एग्जाम में बहुत बार आता है कि शक संवत की स्टार्टिंग कब हुई थी, तो 78 ईस्वी में शक संवत की स्थापना हुई थी। उस टाइम कौन था शासक, तो कनिष्क था। और कुषाण वंश का महान शासक जो है वो कौन था, कनिष्क था। इस चीज को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन इससे बनता है कि चौथी बौद्ध संगति जो है, चौथी बौद्ध संगति किसके शासन काल में हुई थी, तो चौथी बौद्ध संगति किसके शासन काल में हुई थी, किसके शासन काल में हुई थी, तो कनिष्क के शासन काल में हुई थी। चौथी बौद्ध संगति जो है कनिष्क के, चलो ये हटा देते हैं, छोटा शॉर्ट पर लिखते हैं, किसके शासन काल में हुई थी, तो कनिष्क के शासन काल में हुई थी। इस चीज को याद रखिएगा। चौथी बौद्ध संगति किसके शासन काल में हुई थी, कनिष्क के शासन काल में। और कहाँ हुई थी, तो जम्मू कश्मीर में हुई थी। अगला क्वेश्चन जो है इससे है कि शुद्ध सोने का सिक्का आपको हम बता दें, शुद्ध, क्वेश्चन बहुत बार आता है, शुद्ध सोने का सिक्का किसने चलाया था, तो कुषाणों ने चलाया था। कुषाणों ने शुद्ध सोने का सिक्का चलाया था। सर्वाधिक की बात करें, सर्वाधिक सोने का, सर्वप्रथम की बात करें, सर्वप्रथम सोने का सिक्का, सर्वप्रथम सोने का सिक्का किसने किया था, हिंद यूनानियों ने सर्वप्रथम सोने का सिक्का जारी किया था। और सर्वाधिक की बात करें, सर्वाधिक सोने का सिक्का की बात करें, 3 चीजें लिखे हैं, याद रखिएगा, और एग्जाम में बहुत बार आता है। शुद्ध सोने का सिक्का कुषाणों ने, सर्वप्रथम सोने का सिक्का हिंद यूनानियों ने, और सर्वाधिक सोने का सिक्का जो है वो गुप्त काल यानी गुप्त वंशों ने गुप्त काल में जारी किया गया था। सर्वाधिक सोने का सिक्का गुप्त काल।
गुप्त काल में सर्वाधिक सोने का सिक्का जारी किया गया था, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो कुषाण वंश से जो रिलेटेड मेन क्वेश्चन है वो हमने लिख दिया है, और इसको आप कॉपी में नोट कर ले और याद कर ले, ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है। संस्थापक कुजुल कड़फिसेस है, राजधानी इसकी दो थी, एक पहली थी फिरोजपुर, दूसरा जो बनी वो मथुरा बनी। महान शासक इसका कौन है? कनिष्क, कुषाण वंश का तो कनिष्क है। कनिष्क ने ही शक सनोद की स्थापना 78 ईस्वी में की था। चौथी बहुत संगति कब हुई थी? तो कनिष्क के शासन काल में हुई थी। शुद्ध सोने का सिक्का किसने जारी किया था? तो कुषाणों ने। सर्वप्रथम जो सोने का सिक्का जारी किया था वो हिंद यूनानियों ने, और सर्वाधिक सोने का सिक्का की बात करें तो गुप्त काल में जारी किया गया था। तो इसको आप नोट कर ले और स्क्रीनशॉट ले ले। आगे चलते हैं। अब आता है शक। देखिए शक क्या था? तो शक एक मध्य एशिया का निवासी था। शक जो थे वो क्या थे? मध्य एशिया का निवासी था। देखिए सबके बारे में जानना जरूरी है, और इसी तरह क्वेश्चन ये जो पढ़ने का ट्रिक है वो बहुत ही बेस्ट है। शक जो थे मध्य एशिया के निवासी थे, और ये चरगाह की खोज में, किसकी? चरगाह की खोज में भारत, चरगाह की खोज में भारत आए थे। ये कोई वंश नहीं थे, एक जनजाति था जो चरगाह की खोज में क्या आया था? भारत आए थे। इसका जो क्वेश्चन है, दो चीजें क्वेश्चन याद रखिए। रुद्र दामन इसका जो था, इसका जो प्रतापी शासक था, महान शासक लिख लेते हैं, महान शासक रुद्र प्रताप प्रथम। रुद्र प्रताप प्रथम जो था इसका महान रुद्र प्रताप जो था इसका महान शासक था, और विक्रम संवत 58 ईस्वी में जारी हुआ था। बताते हैं क्या है, लिख लीजिएगा। विक्रम संवत इसलिए लिखा रहे हैं क्योंकि शक संवत हमने लिखाया है, इसको भी याद रख लीजिएगा। 58 ईस्वी विक्रम संवत जो था 58 ईस्वी में हुआ था। तो इससे ज्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं है। ये ज्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में आपको पूछेगा कि शक जो थे कहाँ के निवासी थे? तो मध्य एशिया के निवासी थे। किसके खोज में भारत आए थे? तो चरगाह की खोज में भारत आए थे। शक का महान शासक था रुद्र प्रताप प्रथम। रुद्र प्रताप नहीं है, रुद्र दामन है। रुद्र दामन प्रथम, और विक्रम संवत कब हुई थी? 58 ईस्वी में। अब शुंग वंश से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। शुंग वंश का जो संस्थापक था वो पुष्यमित्र शुंग था। पुष्यमित्र शुंग ये था संस्थापक। पुष्यमित्र शुंग क्या था? संस्थापक था। और इसकी जो राजधानी थी, राजधानी आप लिख लीजिए, राजधानी विदिशा राजधानी थी। इसका राजधानी जो थी वो थी कहाँ थी? विदिशा थी। और एक पॉइंट और डाल लीजिए, इसका अंतिम शासक जो था, अंतिम शासक देवभूति था। देवभूति इसका अंतिम शासक था। तो ये जो चार अपने पास वंश थे उसको हमने क्लियर कर दिया है। अगली बार जो आएगा वो अलग चार वंश आएगा, उसको क्लियर कर लेंगे। शुंग वंश, मौर्य वंश, कुषाण और शक, ये आपका चार जो था वो क्लियर हो गया। इस चीज को आप नोट कर ले कॉपी में। और देखिए क्वेश्चन था चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वंश की स्थापना किया था? तो मौर्य वंश का। शुंग वंश का भी बता दिए कि शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग। कुषाण वंश का कुजुल कड़फिसेस। शक जो थे एक जनजाति था जो मध्य एशिया से निवासी था, और वो चरगाह की खोज में भारत आए थे। तो इस चीज को आप कॉपी में नोट कर ले। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन जो है आपका भूगोल से है। हिस्ट्री हम लोग ने कंप्लीट कर लिया। अब भूगोल की तरफ चलते हैं कि सर्वाधिक उपग्रह किस ग्रह का है? सर्वाधिक उपग्रह किस ग्रह का है? ग्रह है आपका अरुण, ग्रह है आपका शनि, ग्रह है आपका बृहस्पति, ग्रह है आपका मंगल। तो ये चार ऑप्शन है, इसमें से आपको चूज करना है। तो जल्दी फास्ट चूज कीजिए। आपको 10 सेकेंड का टाइम दिया जाता है, फिर इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। जल्दी फास्ट।
चलिए टाइम हो गया ओवर। अब हम लोग इसको डिस्कस करते हैं और इसका रिजल्टिंग आता है। सर्वाधिक उपग्रह की जब भी बात हो, सर्वाधिक उपग्रह की जब भी बात हो तो आपको हम बता दें कि इसका जो आंसर होगा बृहस्पति होगा। बृहस्पति क्यों होगा? क्योंकि बृहस्पति के पास 67 उपग्रह है। बृहस्पति के पास 67 उपग्रह है। बात करें अगर शनि का तो शनि के पास 62 उपग्रह है। शनि के पास 62 उपग्रह है। और बात करें अरुण का तो अरुण के पास 27 उपग्रह है। 27 उपग्रह है। और बच गया बेचारा मंगल। तो मंगल की बात करें तो मंगल के पास 2 उपग्रह है। कितने हैं? 2। तो ये जो है आपको वो मालूम चल गया कि अरुण के पास 27, शनि के पास 62, बृहस्पति के पास 67, मंगल के पास 2। तो अगर सर्वाधिक उपग्रह की बात करें तो आंसर जो आपका होगा बृहस्पति बिल्कुल सही है। तो सबसे पहले अरुण की बात है तो अरुण का बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। ये तीसरा बड़ा ग्रह है। तीसरा बड़ा ग्रह है। आकार की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इस चीज को याद रखिएगा। तीसरा हमने शॉर्ट क्रम में लिखा है। तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है और इसे हम लोग लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। लेटा, क्योंकि ये सूर्य की तरफ काफी लेटा हुआ ग्रह, इसे हम लोग लेटा हुआ ग्रह भी बोलते हैं। और अरुण जो है आपको हम बता दें कि यह इसकी जो खोज है वो किसने किया था? अरुण ग्रह की जो खोज है 1781 ईस्वी में विलियम हार्वे ने, याद देख लीजिएगा आप लोग, विलियम ने 1781 में इसकी खोज की थी। जनरली ये पूछता नहीं है कि इसकी खोज किसने की थी, उतना आपको क्वेश्चन 2 क्वेश्चन ज़्यादा मिलेंगे। लेटा हुआ ग्रह कौन सा है तो आप याद रखिएगा अरुण है। और तीसरा आकार की दृष्टि से तीसरा बड़ा ग्रह कौन सा है तो आपका अरुण है। इस चीज़ को याद रखिएगा। अरुण के कितने उपग्रह है तो 27 है। और अरुण ग्रह का खोज करने किया था तो विलय हर्शेल ने किया था। विलय हर्शेले ने किया था। याद कर लीजिएगा, याद आ गया नाम, विलय हर्शेले ने इसकी खोज की थी। अब बात करें शनि का तो शनि के पास टोटल जो है 62 उपग्रह है। कितने हैं? 62 उपग्रह है। और आकार में दूसरा ग्रह है। आकार में दूसरा है। देखिए तीसरा मालूम चल गया, दूसरा मालूम चल गया और पहला इसके बाद मालूम चल जाएगा। तो हमको तीसरा मालूम चल गया, दूसरा मालूम चल गया। आकार में दूसरा ग्रह है। और एक चीज और, ये जो ग्रह है शनि, यह जल में तैरने वाला ग्रह है। क्वेश्चन आएगा कि जल में तैरने वाला ग्रह, तो जल में तैरने वाला ग्रह कौन सा है? जल में तैरने वाला जो ग्रह है यही ग्रह है। कौन है तो शनि जो है जल में तैरने वाला ग्रह है। इससे क्वेश्चन और आ सकता है कि वलयों की संख्या कितनी है? शनि के वलयों की संख्या कितनी है? वलयों की संख्या, अगर वलयों की संख्या की बात करें तो 7 है। शनि की वलयों की संख्या की बात करें तो कितनी है? 7 है। और इसका सबसे बड़ा उपग्रह जो है, उपग्रह तो 62 है लेकिन सबसे बड़ा उपग्रह की बात करें, बड़ा उपग्रह की बात करें, इसका जो आंसर होगा टाइटन। याद रखिएगा टाइटन जो है शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। इस चीज को याद रखिएगा। और टाइटन की खोज कब हुई थी तो 1665 में, लिख लीजिएगा 1665 में। अब बात करें बृहस्पति का, बृहस्पति को भी देख लेते हैं। देखिए बृहस्पति जो है आकार में प्रथम ग्रह है। आकार में प्रथम यानी सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह, ये जो बृहस्पति है सबसे बड़ा ग्रह है। तो आपको फर्स्ट मालूम चल गया बृहस्पति, सेकंड मालूम चल गया शनि और थर्ड मालूम चल गया अरुण। फोर्थ जानने की जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन और आता है कि पांचवा आकार की दृष्टि से पांचवा ग्रह कौन सा है तो वो है पृथ्वी। इस चीज को याद रखिएगा। और 3 चीजें याद हो गई, चौथा अपने आप याद हो जाता है। चलिए अब आगे क्वेश्चन चलते हैं, टाइम लॉस नहीं करना है। तो बृहस्पति की बात करें तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। और एक चीज और, इसका सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा उपग्रह इसका सबसे
बड़ा उपग्रह ज्ञानीमीड है। ज्ञानीमीड, हिंदी थोड़ा गलत हो सकता है, देख लीजिएगा आप लोग। ज्ञानीमीड, इसका सबसे बड़ा उपग्रह जो है वो है ज्ञानीमीड। इस चीज को याद रखिएगा कि सबसे बड़ा इसका उपग्रह कौन सा है, तो ज्ञानीमीड है। और ज्ञानीमीड ऐसे नहीं लिखेंगे, ज्ञानीमीड ऐसे लिखेंगे। सबसे बड़ा उपग्रह जो इसका है वो है ज्ञानीमीड। तो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, बृहस्पति के उपग्रहों की संख्या 67। सबसे बड़ा उपग्रह इसका जो है ज्ञानीमीड है। और एक चीज और, सबसे कम समय में परिक्रमा करता है ये, सबसे कम समय में, सबसे कम समय में घूर्णन लिख लो अपने अक्ष पर, घूर्णन करता है ओनली 10 घंटा में। पृथ्वी 24 घंटा में घूर्णन करती है और ये जो है 10 घंटा में अपना क्या करता है, ध्रुव पर घूर्णन करता है। लेकिन सबसे कम समय में ध्रुव पर घूर्णन, या ध्रुव पर घूर्णन लिख लेना, अब लिख दिए, टाइम लॉस हो रही है। तो इसका जो है 10 घंटा है। अगला है मंगल। तो मंगल का सबसे बेस्ट क्वेश्चन, लाल ग्रह के नाम से इसको जानते हैं। लाल ग्रह किसे कहते हैं, तो मंगल को कहते हैं, इस चीज को याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि मंगल के जो उपग्रहों की संख्या है वो 2 है। तो वो जो 2 उपग्रह है मंगल का, वो कौन सा उपग्रह है, तो वो है फोबोस डिवोस। फोबोस और एक है डिवोस, एक है फोबोस, एक है डिवोस। तो इसको लाल ग्रह कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन इसका है कि इसका 2 जो उपग्रह कौन से, फोबोस और डिवोस है। और इससे और क्वेश्चन ये आते हैं इससे कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी यहीं पे पाया जाता है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी, देखिए सबसे बड़ा ज्वालामुखी की बात करें तो ओलंपिया, ये ओलंपिया पर्वत है। और सबसे बड़ी जो ज्वालामुखी है वो है, आपको हम बता दें, ओलिम्पस मेसी है। ओलिम्पस मेसी, ओलंपिस मेसी, ऐसे नाम है इसका। चलिए, ओलिम्पस मेसी है। और सबसे बड़ा जो पर्वत है ये भी मंगल ग्रह पर ही है, इस चीज को याद रखिएगा। उसका नाम है निक्स ओलंपिया। सबसे ऊंचा पर्वत जो है, ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया। देखिए इस पर जो है आपको हम बता दें कि मंगल ग्रह का 2 उपग्रह है, फोबोस डिवोस, इसको लाल ग्रह भी बोलते हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपिस मेसी है। और ऊंचा पर्वत कौन है, निक्स ओलंपिया है, जो एवरेस्ट का 3 गुना है। एवरेस्ट का 3 गुना बड़ा है, इस चीज को याद रखिएगा। पृथ्वी का सबसे बड़ा ऊंचा पर्वत कौन सा है, एवरेस्ट है। और एवरेस्ट का 3 गुना बड़ा है निक्स ओलंपिया। क्वेश्चन पूछेगा निक्स ओलंपिया किस ग्रह पर पाया जाता है, तो मंगल ग्रह पर याद रखिएगा। क्वेश्चन चेंज करके पूछ सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। और एक चीज और आपको हम बता दें, क्वेश्चन जो है और घुमा के पूछ सकता है कि सबसे बड़ा ज्वालामुखी किस ग्रह पर पाया जाता है, तो मंगल ग्रह पर। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है, तो ओलंपिस मेसी है। ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया है। निक्स ओलंपिया जो है एवरेस्ट के कितने गुना है, तो 3 गुना है। तो क्वेश्चन आपके पास सब स्क्रीन बोर्ड पर आ गया है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास बोर्ड पर आ गया है, जर्मनी के संविधान से क्या लिया गया। ये क्वेश्चन आपको ऑलरेडी हम पहले बता चुके हैं, तो इस क्वेश्चन का आप जल्दी से ट्रिक कर ले, कौन सा आंसर होगा। 10 सेकंड का आपके पास टाइम है। ऑप्शन 1 में है संसदीय शासन, बी में है संविधान संशोधन, सी में है प्रस्तावना और डी में है आपात उपबंध। और एक चीज और आप कंप्लीट करते चलिएगा कि संसदीय शासन व्यवस्था किस देश से लिया गया है, संविधान संशोधन किस देश से लिया गया, प्रस्तावना किस देश से लिया गया, आपात उपबंध किस देश से लिया गया है। अगर इसी में से एक ऑप्शन जर्मनी का भी है तो इस चीज को भी आप याद रखिएगा, नोट रखिएगा, क्योंकि हम बताएंगे तो उससे मिलाइएगा आपका सही हो रहा है कि गलत। तो ये क्वेश्चन हम बता चुके हैं, तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए, तो इसका जो आंसर होगा, जर्मनी के संविधान से क्या लिया गया है, तो जर्मनी के संविधान से आपात उपबंध लिया गया है। इस चीज को याद रखिएगा, आपात उपबंध जर्मनी के संविधान से लिया गया है।
अब बात करें संसदीय शासन, तो संसदीय शासन जो है ब्रिटेन से लिया गया है, ब्रिटेन से संसदीय शासन व्यवस्था लिया गया है। और एकल नागरिकता भी ब्रिटेन का ही है, इस चीज को याद रखिएगा। एकल नागरिकता जो भारत में है वो किस देश से लिया गया है, वो भी ब्रिटेन से ही लिया गया है। अगर बात करें संविधान संशोधन, देखिए संविधान संशोधन की बात करें तो संविधान संशोधन का जो है दक्षिण अफ्रीका है, दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन लिया गया है। अगर बात करें दक्षिण अफ्रीका प्रस्तावना की, तो प्रस्तावना जो लिया गया है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है प्रस्तावना। देखिए ऑस्ट्रेलिया से और क्या लिया गया है, तो समवर्ती सूची लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची और शक्ति विभाजन, समवर्ती सूची, इस चीज को नोट कर लीजिएगा, और शक्ति विभाजन। तो अब थोड़ा फास्ट चलेंगे, इस जो वीडियो है काफ़ी लॉन्ग चल रहा है, क्वेश्चन तो बहुत सारे अपन को याद है लेकिन लिखेंगे टाइम ज़्यादा लॉस हो रहा है। तो संसदीय शासन व्यवस्था जो है ब्रिटेन से लिया गया है, ब्रिटेन से एकल नागरिकता भी लिया गया है, ब्रिटेन से एक और चीज़ लिया गया है, हमने लिखा नहीं है कहीं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ब्रिटेन से दो चीज़ें ज़्यादा क्वेश्चन है, संसदीय शासन व्यवस्था एकल नागरिकता ब्रिटेन, संविधान संशोधन जो है दक्षिण अफ्रीका, प्रस्तावना जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से दो चीज़ें और लिया गया है, समवर्ती सूची और शक्ति विभाजन, और आपात उन्मूलन जो है जर्मनी। तो बिल्कुल सही है, इस चीज़ को आप नोट कर ले और स्क्रीनशॉट ले ले। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन आपका साइंस से है, और क्वेश्चन ये है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन रूपांतरण करता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन आपको हम बता चुके हैं, और आप सब चीज़ याद रखिएगा, डायनेमो क्या करता है, माइक्रोफोन क्या करता है, लाउड स्पीकर क्या करता है, विद्युत मोटर क्या करता है, सभी चीज़ को हम बताएंगे। तो इसलिए जल्द से जल्द इसका पहले आंसर ट्रिक कीजिए, क्या होगा इसके अंदर, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन रूपांतरण करता है, जल्दी हरी अप। चलिए इसका जो आंसर होगा आपको हम बता दें, इसका आंसर होगा विद्युत मोटर। विद्युत मोटर क्या है, यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण करता है। बात करें डायनेमो का, डायनेमो क्या है, डायनेमो जो है यांत्रिक टू विद्युत, याद रखिएगा यांत्रिक टू विद्युत, शॉर्ट फॉर टाइम कम है अपने पास, यांत्रिक टू विद्युत क्या हो गया, डायनेमो हो गया। बात करें माइक्रोफोन का, तो माइक्रोफोन का जो होगा आप दिमाग में फिक्स कीजिए, माइक्रोफोन का क्या होगा, माइक्रोफोन का जो होगा ध्वनि टू विद्युत, माइक्रोफोन का होगा ध्वनि टू विद्युत। बात करें लाउड स्पीकर का, तो विद्युत टू ध्वनि, बात करें लाउड स्पीकर का तो विद्युत टू ध्वनि। तो इस चीज को आप याद रखिएगा, ये तीन चीजें हमने बता दिया, यांत्रिक टू विद्युत डायनेमो, यानी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, डायनेमो। माइक्रोफोन जो है ध्वनि टू विद्युत है, यानी ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में माइक्रोफोन। बात करें लाउड स्पीकर का, तो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में लाउड स्पीकर। कुछ नोट डाल लीजिए, एग्जाम में आता है, कुछ नोट डाल लीजिए, एग्जाम में आता है। एग्जाम में क्या आता है, तो विद्युत को प्रकाश, विद्युत टू प्रकाश एवं उष्मा कर लीजिए, इसे क्वेश्चन एवं उष्मा, ये हो जाएगा आपको विद्युत बल्ब। अगर यही क्वेश्चन आ जाए, इसी क्वेश्चन को अगर लिख दे विद्युत टू वनली प्रकाश लिख ले, इसको ट्यूबलाइट लिखिएगा, ट्यूबलाइट, याद रखिएगा ट्यूबलाइट। देखिए विद्युत टू प्रकाश एवं उष्मा की बात करेगा तो विद्युत बल्ब, और विद्युत टू प्रकाश की बात करेगा ओनली तो ट्यूबलाइट, याद रखिएगा। अगला इसी में लिख लीजिए रासायनिक टू विद्युत, रासायनिक टू विद्युत। अब आपको भी मालूम है कि रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, तो आपको बता देते हैं विद्युत सेल। तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, तो विद्युत सेल। उसी प्रकार आप कर लीजिए कि यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, यांत्रिक टू ध्वनि, ये कौन बदलता है, तो यांत्रिक टू ध्वनि, सिंपल सी बात है, सितार हो गया आपका यांत्रिक टू ध्वनि, सितार। उसी प्रकार अगर बात कर ले कि विद्युत सौर टू विद्युत,
तो सौर टू विद्युत और इजी है, लिख देते हैं सौर टू विद्युत। सौर टू विद्युत की बात करें तो ये जो आपका हो जाएगा सोलर सेल हो जाएगा, सोलर सेल। सोलर सेल जो है सौर टू विद्युत है। उसी प्रकार अगर बात करें रासायनिक टू, खत्म ही कर देते हैं हम इसको, रासायनिक टू प्रकाश, तो ये आपको हो जाएगा मोमबत्ती। मोमबत्ती, मोमबत्ती क्या है, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में चेंज करता है और इसको क्या बोलते हैं, रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं। ये आपका हो गया वैदिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन, रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन जब हम बताएंगे, जब क्वेश्चन आएगा उस पर डिस्कस करेंगे तो बता देंगे। मोमबत्ती किसका है, तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। अब देखिए इतना जो कोई जो इससे आगे क्वेश्चन इसमें है ही नहीं, तो आपको सभी क्वेश्चन हमने बता दिया। यांत्रिक टू विद्युत, डायनेमो, ध्वनि टू विद्युत, माइक्रोफोन, विद्युत टू ध्वनि, लाउड स्पीकर और विद्युत मोटर ऑलरेडी है, विद्युत टू यांत्रिक ऊर्जा में। उसी प्रकार विद्युत टू प्रकाश एवं ऊष्मा की बात करें तो विद्युत बल्ब, विद्युत टू प्रकाश की बात करें ओनली तो ट्यूबलाइट, या रासायनिक टू विद्युत की बात करें तो सेल। उसी प्रकार यांत्रिक टू ध्वनि की बात करें सितार, सौर टू विद्युत की बात करें सोलर, और या रासायनिक टू प्रकाश की बात करें तो मोमबत्ती। इसका कॉपी में नोट कीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ईजी है कि मार्स गैस किसे कहते हैं, आपको आंसर इसका मालूम होगा तो बिल्कुल इसका आंसर टिक कीजिए, जल्दी हरी अप फास्ट कीजिए। और ये अगला क्वेश्चन इसके सब और इसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन रखिएगा, क्योंकि हम लिखेंगे तो उससे आप मिलाइएगा कितना सही हो रहा है। तो मार्स गैस किसे कहते हैं, जल्दी फास्ट, आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा क्योंकि समय बहुत कम है और ईजी क्वेश्चन है, ज़्यादा हाई क्वेश्चन नहीं है। जल्दी चलिए, तो इसका जो आंसर होगा मीथेन होगा। आपको ऑलरेडी मालूम होगा, हमें भी मालूम है, मीथेन होगा। मीथेन को CH4 बोलते हैं और इसका और भी नाम है, देखिए इसको मार्स गैस भी कहते हैं और इसको और भी नाम बोलते हैं प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस भी इसको बोलते हैं, प्राकृतिक गैस भी बोलते हैं। इसका एक और नाम है, आपको हम बता दें क्या है, कार्बन टेट्राहाइड्राइड। कार्बन टेट्राहाइड्राइड, कार्बन टेट्राहाइड्राइड भी है इसका नाम, और ये हाइड्राइड हो जाएगा, हाँ। और इसको प्राकृतिक गैस भी बोलते हैं, कार्बन टेट्राहाइड्राइड बोलते हैं, और हाइड्रोजन कार्बाइड भी इसको बोल सकते हैं, हाइड्रोजन कार्बाइड, हाइड्रोजन कार्बाइड भी इसको बोल सकते हैं। तो देखिए मीथेन जो गैस है इसको मार्स गैस भी बोलते हैं, प्राकृतिक गैस भी बोलते हैं, कार्बन टेट्राहाइड्राइड भी बोलते हैं और हाइड्रोजन कार्बाइड भी बोल सकते हैं। इसका रासायनिक नाम CH4 है। अब बात करते हैं हीलियम। हीलियम क्या है, एक नोबेल गैस है। नोबेल गैस हीलियम है। नोबेल गैस क्या है, एक हीलियम है। नोबेल गैस की संख्या कितनी है टोटल, तो नोबेल गैस की टोटल जो संख्या है वो 6 है। इस चीज को आप याद रखिएगा, टोटल जो संख्या है वो 6 है। और हीलियम को जो है गुब्बारों और वायुयान की टायर, वायुयान के टायर में इसको कौन सी गैस भरी जाती है, तो हीलियम को क्वेश्चन पूछता है गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है, हीलियम। वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है, तो आपको याद रखना होगा हीलियम। बात करते हैं नोबेल गैस की, तो इस चीज को आपको याद करना है, तो याद कर लीजिएगा नियोन। एग्जाम में पूछता है कि निम्न में से कौन सा नोबेल गैस नहीं है, या निम्न में से कौन सा नोबेल गैस है, तो नियोन, आर्गन, रेडॉन, नियोन, आर्गन, रेडॉन और हीलियम, ये हो गया 4। उसके बाद हो जाएगा क्रिप्टन, क्रिप्टन होता है शायद, क्रिप्टन होता है। उसके बाद हो जाएगा, उसके बाद किसनम ऐसे करके कुछ होता है, थोड़ा मिस्टेक कर रहे हैं हम, सॉरी। 6 नोबेल गैस है, थोड़ा मिस्टेक कर रहे हैं। तो ये आपको याद होगा हीलियम, नियोन, आर्गन, रेडॉन, क्रिप्टन, और एक होता है किसनम, क्यूनम करके, इसे किसनम करके कुछ होता है, मिस्टेक कर रहे हैं। चलिए अब हाइड्रोजन का देख लेते हैं, हम आपको बता देंगे। हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन जो है सबसे हल्की गैस की बात करें, सबसे हल्की गैस, सबसे हल्की गैस
या अगर तत्व की बात करें तो आपका जो आंसर होगा हाइड्रोजन होगा। इस चीज को याद रखिएगा। ये जो है रंगहीन एवं गंधहीन, दूध रंगहीन और गंधहीन पाया जाता है। ये मतलब उतना बड़ी पॉइंट नहीं है, लेकिन याद रख लीजिएगा सबसे हल्की और गैस तो सबसे हल्की तत्व हाइड्रोजन, ये इंपॉर्टेंट है। और ये रंगहीन एवं गंधहीन पाया जाता है। इसके बाद इसकी जो खोज है उसने किया था, किसने किया था? तो हेनरी कैवेंडिश ने खोज किया था। हाइड्रोजन की खोज हेनरी कैवेंडिश ने किया था। इस चीज को याद रखिएगा। हाइड्रोजन की खोज किसने किया था? तो हेनरी कैवेंडिश ने इसकी खोज किया था। इसको भविष्य का ईंधन भी बोलते हैं। क्वेश्चन पूछेगा भविष्य का ईंधन कौन सा है? तो भविष्य का जो ईंधन है यहाँ, भविष्य का ईंधन इसी को बोलते हैं। भविष्य का ईंधन कौन है? तो हाइड्रोजन है। और एक पॉइंट और लीजिए, आवर्त सारणी का पहला तत्व है। आवर्त सारणी का पहला तत्व, अगर क्वेश्चन पूछे आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन सा है, तो वही हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है। 3 समस्थानिक। क्वेश्चन तो बहुत है अपने पास, लेकिन जगह नहीं है और टाइम कम है। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है। अगला क्वेश्चन है, अगला जो ऑप्शन इसमें लिथियम है, तो लिथियम के बारे में थोड़ी सी जान लेंगे। तो लिथियम जो है हल्की धातु है। हल्की धातु, ये एग्जाम में इससे ज़्यादा क्वेश्चन आता है, इससे ज़्यादा और कुछ ज़्यादा नहीं आता है। तो अपने जो है 4 पॉइंट को हमने क्लियर कर दिया। ये आपका साइंस का क्वेश्चन हो गया। मार्स गैस क्या है, ये आपको मतलब केमिस्ट्री का हो गया। तो मीथेन का रासायनिक नाम CH4, ये प्राकृतिक गैस है। इसको कार्बन टेट्राहाइड्राइड भी बोलते हैं। हाइड्रोजन कार्बाइड भी मीथेन गैस को बोलते हैं। हीलियम जो है, हीलियम एक नोबेल गैस है। नोबेल गैसों की संख्या 6 है। गुब्बारों में और वायुयान के टायरों में हीलियम गैस भरा जाता है। नियोन आर्गन बल्ब में भरा जाता है, आपको मालूम है। और रेडॉन, क्रिप्टॉन, ये आपको हमने 5 लिख दिया है। एक किसनॉन ऐसे करके होता है, हमने लिखा नहीं, कंफ्यूज था इसलिए डाउट था। और अब बात करें हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस और तत्व है और ये रंगीन और गंधहीन पाया जाता है। हेनरी कैवेंडिश नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज किया था। भविष्य का ईंधन भी इसी को बोलते हैं, इस चीज को याद रखिएगा। और आवर्त सारणी का पहला तत्व हाइड्रोजन है। और हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक है? तो 3। और हल्की धातु किसे बोलते हैं? तो लिथियम का बोलते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके पास आ गया है कि बिच्छू लिखा हुआ है, विद्युत नहीं है, बायोलॉजी का क्वेश्चन है। बिच्छू का डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? देखिए, बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ऑप्शन आपके पास है मेथोनोइक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल और लैक्टिक अम्ल। ये आपको बताना है कौन सा पाया जाता है। आपके पास मात्र 5 सेकंड का टाइम है, जल्दी इसका क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। चलिए, इसका जो आंसर होगा आपको बता देते हैं, मेथोनोइक अम्ल होगा। इस चीज को याद रखिएगा। बिच्छू के डंक में जब डंक मारती है तो कौन सा अम्ल पाया जाता है डंक में? तो मेथोनोइक अम्ल। बात करें चींटी का, क्योंकि ये चींटी में भी मेथोनोइक अम्ल ही पाया जाता है। चींटी में भी मेथोनोइक अम्ल ही पाया जाता है। और बात करें टार्ट्रिक अम्ल की, तो टार्ट्रिक अम्ल जो है आपको इमली में पाया जाता है। टार्ट्रिक अम्ल इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टार्ट्रिक। और बात करें आपको अंगूर में भी टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल की बात करें तो सिट्रिक अम्ल जो है नींबू में पाया जाता है। नींबू में सिट्रिक अम्ल। और सिट्रिक अम्ल जो है संतरा में भी सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, संतरा। बात करें लैक्टिक अम्ल की, तो लैक्टिक अम्ल जो है दही में पाया जाता है। दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। क्वेश्चन एक और आता है लैक्टिक अम्ल से रिलेटेड आता है कि दूध खट्टा होना किस अम्ल के कारण होता है? तो लैक्टिक अम्ल के कारण होता है दूध का खट्टा होना, लैक्टिक अम्ल। तो इस चीज को याद रखिएगा। देखिए, ज्यादा लॉन्ग क्वेश्चन नहीं ले जा रहा है टाइम, क्योंकि 44 मिनट हो चुका है। तो बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। और चींटी में भी मेथेनोइक अम्ल ही पाया जाता है। बात करें टार्ट्रिक अम्ल, तो इमली और अंगूर में टार्ट्रिक अम्ल,
सिट्रिक अम्ल की बात करें तो नींबू और संतरा में सिट्रिक अम्ल, और लैक्टिक अम्ल की बात करें तो दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। दूध का खट्टा होना किस अम्ल के कारण होता है? तो लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। एक चीज़ आपको हम ये बता दें कि अभी ये जो क्लास चल रहा है ये डेमो चल रहा है। अगर आपको ये क्लास अच्छा लग रहा है, इस तरह का पढ़ाई अगर आपको स्टडी अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट जरूर करेंगे और लाइक भी करेंगे कि इस चीज़ को और आगे मतलब बढ़ाया जाए और इसी तरह स्टडी को और आगे तक ले जाया जाए। तो आप हमको मैसेज के थ्रू जरूर बताएंगे तो हम इसको और लॉन्ग ले चलेंगे। अभी 3 क्वेश्चन और है अपने पास और तीनों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन समय जो है बहुत ज़्यादा हो गया है तो वीडियो जो है लॉन्ग हो जाएगा। तो अगर आप इसके लिए सक्षम है, सहमत है, तो टॉप जो 10 to 100 है यानी 10 क्वेश्चन से जो 100 पढ़ने का है, इस चीज़ को हम लोग रेगुलर करेंगे और डेली 100 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, डेली 100 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। और इस तरह अपन जो है रिवीजन के साथ सभी ऑप्शन के साथ एक क्वेश्चन से 10-15 क्वेश्चन करेंगे और इस तरह अपन रिवीजन भी करेंगे। मैथ भी ऐसे ही चलेगा, आपका एक मैथ क्वेश्चन रहेगा उससे आपको 10-5 क्वेश्चन बताया जाएगा। तो आज का क्लास कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। तो मस्त पढ़िए और आगे बढ़िए।